हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो संवैधानिक विकास पर आधारित हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है और कुछ वन लाइनर फॉर्म में है, जो हमारे आने वाले जो छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए क्विक रिवीजन है। आप इस वीडियो को देखिए 1 से 2 बार और आपका जो संवैधानिक विकास पर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जैसे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, इसे आजकल के जैसे जो व्यापम का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट की भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी ये भी दिया जा सकता है। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो कलकत्ता में जो स्थापित सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह भारत में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित पहला न्यायिक संस्थान था। भारत में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था। पहला सुप्रीम कोर्ट था जो कलकत्ता में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। भैया भारत में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित पहला न्यायिक संस्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? पहले वो बंगाल का गवर्नर था और कौन सा ऐसा एक्ट आया जिसके बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। मैंने 4 नाम बताए हैं आपको, 4 नाम को आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। और किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था? तो 1919 का अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुई थी। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। इससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था इसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी।
इसमें क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। कब दिया था? 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने औपचारिक रूप से यह मांग रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था? तो संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। माफी चाहती हूँ। जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। एक केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना की गई, किसके तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, जो कि एक सेंट्रल बैंक है। निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता प्रणाली का उपयोग किया गया। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो 1935 के अधिनियम के तहत लागू किए गए थे। तो 1935 के अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश की गई थी, किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने कहा ना कि प्रस्तावना पेश किया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? एडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे अपने हाथों में लिया था। गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय थे, पहले गवर्नर जनरल थे। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? पहले वायसराय थे। इसी एक्ट के तहत द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और भारत का सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत जो चार्ल्स वुड थे उन्हें भारत का सचिव बनाया गया। चार्ल्स वुड ने ही वुड डिस्पैच दिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना था। इसलिए वुड को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है
और 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी वो भी 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली? तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1861 का जो अधिनियम था उसके द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। और इसी अधिनियम के द्वारा 1861 के द्वारा बंबई में, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। किसकी? यूनिवर्सिटी की, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? तो इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। हाईकोर्ट की स्थापना 1861 के तहत हुई और जो विश्वविद्यालय की स्थापना वो 1858 के तहत हुई थी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खुद एक दो बार देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका किस अधिनियम के द्वारा आई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका इसी अधिनियम के तहत आई थी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। और ये जो 1919 का अधिनियम है इसे क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस कानून को कहा गया है, तो 1919 के द्विसदनात्मक विधायिका जिस अधिनियम के द्वारा आया उसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा गया है। इसकी घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को और 1919 को इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बर्मा, जो म्यांमार वर्तमान में जिसे म्यांमार कहा जाता है, भारत से कब अलग किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद कौन सा अधिनियम आया था? तो 1857 के जस्ट बाद आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान उधार का थैला है, यह आलोचना किसने की थी? तो भारतीय संविधान उधार का थैला है, यह केवी राव के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय विधान परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था।
किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। प्रांतों के स्वशासन का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, द्वैध शासन का अधिकार समाप्त कर दिया गया था और केंद्र स्वायत्तता दी गई थी 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उचित जोड़ी मिलाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। फिफ्थ इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। मार्ले मिंटो 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। मार्ले मिंटो 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत क्या हुआ था? तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 तो प्रांतीय स्वायत्तता। ये फिफ्थ, तो पहले का हो गया डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी और पांचवे का ई। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई थी। कहाँ? तो कलकत्ता में। फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। मार्ले मिंटो 1909 के तहत हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। तो हमारा ऑप्शन जो है 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी और 5 का ई हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ये वन लाइन क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच स्पष्ट शक्तियों का अभाव और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता थी। इस एक्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट तो बनाया, लेकिन उसके गवर्नर जनरल के बीच क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं थी, जिससे अक्सर टकराव होता था। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1784 का फिफ्थ इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। किस एक्ट के तहत? तो 1784 का फिफ्थ इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधि आयोग का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो विधि आयोग का गठन 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना, जिसने भारतीय कानूनों के संहिताबद्ध करने की नींव रखी थी। विधि आयोग का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुआ था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 1858 के एक्ट में भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई गई थी? 1858 के एक्ट में भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई गई थी? तो 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। यह परिषद केवल परामर्शदाता थी, जिसका उद्देश्य भारत के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बनाए रखना था। और 1858 के एक्ट में भारत सचिव किसे बनाया गया था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप सबको कि भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया था, जिसने वुड डिस्पैच दिया था। वुड डिस्पैच क्या था? तो वुड डिस्पैच था एक कानून था जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना कंपलसरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा वायसराय को किस शक्ति से नवाजा गया था? तो आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा वायसराय को मिला था, बिना काउंसिल के मंजूरी के। आज का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल के अध्यादेशों का आधार बना है। अगला है 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ था?
तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय जॉन मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे। चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत और मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। इसमें केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे, जिसने भारत में सांप्रदायिकता को संवैधानिक आधार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन क्या था? तो द्वैध शासन आरक्षित विषय थे पुलिस और वित्त जो गवर्नर के पास, और हस्तांतरित विषय थे शिक्षा और स्वास्थ्य जो निर्वाचित मंत्रियों के पास थे। द्वैध शासन में 1919 में के एक्ट के द्वारा प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन कैसे हुआ था या क्या था? तो द्वैध शासन में आरक्षित विषय जो थे पुलिस और वित्त का वो गवर्नर के पास था और हस्तांतरित विषय थे शिक्षा और स्वास्थ्य जो निर्वाचित मंत्रियों के पास थे। यह प्रयोग असफल रहा क्योंकि महत्वपूर्ण शक्तियां गवर्नर के पास ही रहीं। 38 नंबर का क्वेश्चन है 1935 के एक्ट में संघीय न्यायालय के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1935 के एक्ट में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करना संघीय न्यायालय के गठन का मुख्य उद्देश्य था। इसे 1937 में स्थापित किया गया। यही आगे चलकर स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। 39 नंबर का क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208 सीटें मिली थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ था जो ब्रिटिश संवैधानिक विकास का अंतिम बड़ा चरण था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किस बड़ी शक्तियों का विभाजन हुआ? तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको भारत का संवैधानिक विकास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।